नमस्कार। आज हम लकड़ी यानी टिम्बर इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे एक पेड़ का तना इस्तेमाल करने लायक लकड़ी बनता है। बिल्कुल। इस पूरे सफर में वो किन प्रक्रियाओं से गुजरता है और कौन सी दिक्कतें, मतलब प्राकृतिक या फिर प्रोसेसिंग से जुड़ी खामियां उसमें आ सकती हैं। और ये सारी जानकारी हमें एक काफी विस्तृत शैक्षिक व्याख्यान से मिली है, तो आधार पक्का है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि लकड़ी को सही शक्ल कैसे मिलती है, उसे टिकाऊ कैसे बनाया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या चुनौतियां या कमियां आ सकती हैं। सही कहा। कभी सोचा है कि लकड़ी के एक सीधे साधे तख्ते के पीछे जो हम रोज देखते हैं, कितनी साइंस और इंजीनियरिंग छिपी होती है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो पेड़ कट गया, उसकी नमी कम हो गई, जिसे सीजनिंग कहते हैं। इसके बाद अगला जरूरी कदम आता है रूपांतरण, यानी कन्वर्जन। बिल्कुल। लकड़ी को काटने के लिए आरी मतलब सॉ का इस्तेमाल होता है ना। हाँ, तो इसीलिए इस प्रोसेस को सोइंग कहते हैं। अच्छा। सोइंग। हाँ। और इसका सीधा मतलब है लकड़ी को चीरकर उसे मनचाहा आकार और साइज देना। ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि लकड़ी को चीरने के मुख्य रूप से 4 तरीके हैं, और हर तरीके का लकड़ी की मजबूती, उसकी दिखावट, यहाँ तक कि कीमत पर भी अलग-अलग असर पड़ता है। 4 तरीके। अच्छा, सबसे आम वाला कौन सा इसमें से? सबसे आम और शायद सबसे सीधा तरीका है ऑर्डिनरी सोइंग। ओके। इसमें कैसे काटते हैं लकड़ी को? इसमें लकड़ी के लट्ठे पर जो एनुअल रिंग्स होती हैं, वो गोल धारियां। हाँ, वो जो दिखती हैं। हाँ, उनके टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय कट लगाए जाते हैं। ये सबसे तेज तरीका है, आसान भी है और सबसे सस्ता भी पड़ता है। और लकड़ी की बर्बादी? वो भी इसमें सबसे कम होती है, लगभग ना के बराबर। सुनने में तो ये बेस्ट लग रहा है। तेज, सस्ता, बर्बादी कम, तो फिर इसमें कोई कमी भी होगी? हाँ, कमी है, बिल्कुल है। और वो जुड़ी है लकड़ी की अपनी बनावट से। अच्छा, कैसे? देखिए, इस तरह काटने पे तख्ते में पेड़ का अंदरूनी मजबूत हिस्सा हार्डवुड और बाहरी नरम हिस्सा सैपवुड दोनों आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब होता यह है कि सैपवुड नमी की वजह से ज्यादा सिकुड़ता है, हार्डवुड उतना नहीं। तो ये जो सिकुड़न में अंतर आता है ना, हाँ। उसी वजह से इस तरीके से काटी गई लकड़ी में समय के साथ मुड़ने या ऐंठने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसे हम ट्विस्टिंग और वॉपिंग कहते हैं। समझ गया। तो मतलब सस्ता और तेज है, पर लकड़ी बाद में उतनी स्थिर नहीं रहती, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। बिल्कुल सही। तो फिर इसके एकदम उलट, अगर हमें सबसे मजबूत लकड़ी चाहिए तो कौन सा तरीका अपनाना होगा? सबसे मजबूत और सच कहूं तो दिखने में भी सबसे आकर्षक लकड़ी मिलती है रेडियल या रिफ्ट सोइंग से। रेडियल सोइंग। इसमें कटाई कैसे होती है? इसमें कट्स पेड़ के केंद्र से बाहर की तरफ, मतलब त्रिज्या की दिशा में लगाए जाते हैं, रेडियली। अच्छा। इसका फायदा ये है कि ये तरीका लकड़ी के अंदर मौजूद मेड्यूलरी रेज को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मेड्यूलरी रेज ही असल में लकड़ी को ताकत देती हैं। तो नतीजा होता है मजबूत लकड़ी। हाँ, मजबूत, टिकाऊ और दिखने में भी बहुत खूबसूरत डेकोरेटिव लकड़ी मिलती है इससे। वाह, मजबूत भी और सुंदर भी। तो फिर यही तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करते सब लोग? कोई तो वजह होगी। हाँ, वजह है, और 2 बड़ी वजह हैं। एक, इसमें लकड़ी की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कटाई में काफी सारा हिस्सा बेकार चला जाता है। ओह। और दूसरा, जाहिर है, इसी बर्बादी और इसमें लगने वाली मेहनत की वजह से ये तरीका सबसे महंगा भी है। तो यहाँ एक तरह का चुनाव करना पड़ता है, क्वालिटी चाहिए या कीमत कम रखनी है। बिल्कुल। स्रोत में एक सवाल भी था इसी पर कि सबसे मजबूत टिम्बर पीस कैसे मिलेगा, तो जवाब यही है रेडियल सोइंग से। मतलब ये एक तरह का समझौता है, कीमत और बर्बादी बनाम मजबूती और खूबसूरती। हाँ। तो बाकी के जो 2 तरीके बचे, वो इन दोनों के बीच में कहीं आते होंगे। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। एक है क्वार्टर सोइंग। क्वार्टर सोइंग। हाँ, इसमें कट्स एक दूसरे के समकोण पर, मतलब राइट एंगल पे लगते हैं। ये तरीका, मतलब ये उन लकड़ियों के लिए ठीक है जिनमें मेड्यूलरी रेज वो साफ ना दिखती हों। क्यों? अगर साफ दिखें तो क्या दिक्कत है? अगर मेड्यूलरी रेज स्पष्ट हों तो इस तरह की कटाई से वो कट सकती हैं, जिससे लकड़ी की बेंडिंग स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, और चौथा तरीका? चौथा है टेंजेंशियल सोइंग। ये सुनने में ऑर्डिनरी जैसा लगता है क्योंकि इसमें भी कट्स टेंजेंशियल ही लगते हैं। हाँ, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें कट्स आपस में 90 डिग्री पर मिलते हैं, और इस प्रक्रिया में मेड्यूलरी रेज कट जाती हैं,
इसलिए इससे मिली लकड़ी सबसे कमजोर मानी जाती है। ओहो, सबसे कमजोर। हाँ, और ये फ्लोरिंग वगैरह के लिए भी अच्छी नहीं होती क्योंकि पॉलिश करने में दिक्कत आती है। इसे ज्यादातर कॉनिफर्स जैसे पेड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मेडुलरी रेज वैसे भी ज्यादा स्पष्ट नहीं होती। दिलचस्प। तो कटाई का तरीका कितना कुछ तय कर देता है। लकड़ी कितनी मजबूत होगी, कैसी दिखेगी और जेब पर कितनी भारी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, मान लिया लकड़ी कट गई, उसे सही आकार मिल गया, लेकिन लकड़ी तो एक प्राकृतिक चीज है। समय के साथ कीड़े मकोड़े, नमी, इन सब से खराबी तो हो सकती है। यहीं पर परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन का काम आता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रूपांतरण के बाद लकड़ी को बचाए रखना, उसे संरक्षित करना बेहद जरूरी है। क्यों करते हैं परिरक्षण? मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला, लकड़ी की उम्र मतलब लाइफ बढ़ाना। दूसरा, उसे ज्यादा टिकाऊ ड्यूरेबल बनाना। और तीसरा, उसे फंगस, कीड़े, खासकर दीमक जैसे दुश्मनों से बचाना जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि परिरक्षण लकड़ी की ताकत मतलब स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता। अच्छा, ताकत नहीं बढ़ती? नहीं, वो तो लकड़ी की अपनी खासियत है। परिरक्षण बस उसकी उम्र और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। आपने भी उम्र और टिकाऊपन, लाइफ और ड्यूरेबिलिटी दोनों का जिक्र किया। क्या ये अलग अलग चीजें हैं? मुझे लगा एक ही बात है। नहीं, इनमें एक बारीक सा फर्क है और समझना जरूरी है। सोचिए, कोई लकड़ी की कुर्सी है, वो 50 साल तक टूटी नहीं, खड़ी रही। हाँ। तो उसकी उम्र 50 साल हो गई। हाँ। पर अगर वो 10 साल बाद ही बैठने लायक नहीं रही, हिलने लगी, तो क्या आप उसे टिकाऊ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बात है। दूसरी तरफ कोई चीज शायद सिर्फ 10 साल ही चले, लेकिन उन 10 सालों तक अपना काम एकदम सही तरीके से करे, तो वो टिकाऊ है। तो परिरक्षण का लक्ष्य है लकड़ी की उम्र भी बढ़ाना और उसे टिकाऊ भी बनाना। ये बढ़िया समझाया, आप समझा। तो फिर एक अच्छा लकड़ी का रक्षक मतलब प्रिजर्वेटिव कैसा होना चाहिए? उसमें क्या गुण होने चाहिए? कई बातें हैं जो एक अच्छे प्रिजर्वेटिव में होनी चाहिए। पहली बात, वो ऐसा हो कि उसके ऊपर बाद में पेंट या पॉलिश वगैरह आसानी से किया जा सके, मतलब डेकोरेटिव ट्रीटमेंट में रुकावट न डाले। ठीक है। दूसरा, वो किफायती हो, मतलब कम मात्रा में ज्यादा एरिया कवर करे, सस्ता हो और आसानी से बाजार में मिल जाए। हाँ, ये तो जरूरी है। फिर वो ज्वलनशील ना हो, आग ना पकड़े, उसमें से कोई तेज या बुरी गंध ना आए। वो लकड़ी के साथ इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों जैसे लोहे की कीलें या पेच, उनको खराब न करे, मतलब उनमें जंग न लगाए। और पानी से बचाओ? हाँ, वो बहुत जरूरी है। वो पानी में घुलकर बह ना जाए, खासकर उन जगहों पर जहां पानी का इस्तेमाल होता है, जैसे बाथरूम, किचन या बाहरी लकड़ी के लिए। और सबसे जरूरी बात, क्या? वो लकड़ी के रेशों में अंदर तक घुस जाए, कम से कम 6 से 25 मिलीमीटर तक गहराई में। तभी तो वो अंदर से सुरक्षा देगा, सिर्फ सतह पर नहीं। 6 से 25 मिलीमीटर, ठीक है। स्रोत में कुछ खास प्रिजर्वेटिव्स के नाम भी दिए गए हैं, जैसे एक नाम है ASCU। ये क्या चीज है? ASU काफी महत्वपूर्ण है, खासकर भारत के लिहाज से, क्योंकि ये यहीं विकसित किया गया है। अच्छा, भारत में? हाँ, इसका नाम असल में इसके घटकों के पहले अक्षर से बना है। आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड A, कॉपर सल्फेट S फॉर सल्फेट, और पोटेशियम या सोडियम क्रोमेट, जिसके लिए Cu जैसा साउंड करता है पर है क्रोमेट। ओके, ASC। और इनका एक खास अनुपात होता है, 1 हिस्सा आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, 3 हिस्से कॉपर सल्फेट और 4 हिस्से क्रोमेट, 1:3:4। इसीलिए इसे कभी-कभी 1:3:4 प्रिजर्वेटिव भी कह देते हैं। और इसका मुख्य काम क्या है? इसका खास काम है दीमक यानी सफेद चींटियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ये पाउडर के रूप में मिलता है, जिसे पानी में घोलकर आमतौर पर 6 भाग पाउडर 100 भाग पानी में लकड़ी पर लगाया जाता है। इसमें आर्सेनिक है? ये आजकल चिंता का विषय तो नहीं, मतलब स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से? हाँ, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, पुराने कई प्रिजर्वेटिव्स में ऐसे तत्व होते थे जिनके लंबे समय के असर को लेकर अब सवाल उठते हैं। ASU का इस्तेमाल भी अब नियमों के तहत ही होता है। ये उन्हीं समझौतों में से एक है जिसकी बात हम कर रहे थे। असरदार सुरक्षा चाहिए, पर क्या उसकी कोई और कीमत चुकानी पड़ रही है? आजकल कोशिश यही है कि ज्यादा पर्यावरण अनुकूल विकल्प ढूंढे जाएं। समझ गया। अच्छा, एक और नाम है सॉलिग्नम पेंट। ये ASU से कैसे अलग है? काम इसका भी मुख्य रूप से दीमक से बचाना ही है, ASU की तरह,
लेकिन ये साथ में पेंट का भी काम करता है। मतलब ये लकड़ी को एक रंगत और फिनिश देता है, उसकी सुंदरता बढ़ाता है। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ एस्थेटिक्स भी। बिल्कुल। पर हाँ, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये ASU के मुकाबले महंगा पड़ता है। और ऑयल पेंट, ये तो बहुत ही आम है, घरों में दरवाजों खिड़कियों पर खूब लगता है। हाँ, बिल्कुल आम है। और इसकी वजह है इसका मुख्य काम लकड़ी को पानी से बचाना। पानी से? हाँ, ऑयल पेंट लकड़ी की सतह पर एक ऐसी परत बना देता है जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता। तो दरवाजे, खिड़कियां, बाथरूम, किचन, जहां भी लकड़ी के पानी या नमी के संपर्क में आने का खतरा ज्यादा होता है, वहां ये बहुत असरदार है। पानी अंदर नहीं जाएगा तो लकड़ी फूलेगी नहीं और उसमें दरारें भी कम आएंगी। ठीक है। आग से बचाने के लिए भी कुछ था शायद? स्रोत में कोल टार का जिक्र है। हाँ, कोल टार ये लकड़ी की आग के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसे गर्म करके पिघलाकर लगाया जाता है ताकि इसकी विस्कोसिटी कम हो और ये आसानी से फैल जाए। इस प्रक्रिया को टारिंग कहते हैं। लेकिन कुछ तो कमी होगी इसमें। हाँ, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी शक्ल। ये लकड़ी को एकदम काला और भद्दा बना देता है। तो जहाँ लकड़ी का दिखना जरूरी है, जहाँ सुंदरता चाहिए, वहाँ इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आग से भी बचाना है और लकड़ी सुंदर भी दिखनी चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए फिर दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे बोरैक्स है, सोडियम सिलिकेट है या अमोनियम सल्फेट। ये आग से सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन लकड़ी का रंग रूप खराब नहीं करते। अच्छा। और इस खास प्रक्रिया को, मतलब आग से बचाने वाले इस ट्रीटमेंट को, सर एबल्स प्रोसेस कहते हैं। सर एबल्स प्रोसेस, याद रखूंगा। अच्छा, एक नाम जैसे स्रोत में सबसे बेहतरीन प्रिजर्वेटिव बताया गया है, क्रियोसोट ऑयल। ये इतना खास क्यों है? हाँ, क्रियोसोट ऑयल को लकड़ी का रक्षक सम्राट कह सकते हैं एक तरह से। सम्राट क्यों? हाँ, माना जाता है कि ये लकड़ी की उम्र लगभग दोगुनी कर देता है। दोगुनी? हाँ, ये टिकाऊपन भी बढ़ाता है और कीड़े, मकोड़े, फंगस सबसे बचाता है। मतलब लगभग हर जरूरत पूरी करता है। लेकिन महंगा होगा। बिल्कुल, ये बहुत महंगा होता है। इसीलिए इसे आम घरेलू चीजों में कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसका उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में, बिजली या टेलीफोन के खंभे बनाने में या पाइप्स वगैरह जैसे ज्यादा महत्वपूर्ण और भारी कामों में होता है, जहां मजबूती और लंबी उम्र सर्वोपरि है। और इसे लगाने की प्रक्रिया का भी कोई खास नाम था? हाँ, इसे लगाने की प्रक्रिया को क्रियोसॉर्टिंग या फिर बिथेल्स प्रोसेस कहते हैं। ओके, बिथेल्स प्रोसेस। अब ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, इन्हें लगाते कैसे हैं? बस ब्रश उठाया और पेंट कर दिया? ब्रश से लगाना एक तरीका है, पर शायद सबसे कम असरदार। और भी कई तरीके हैं। जैसे लकड़ी की सतह को हल्का सा जला देना, चारिंग। ये भी एक पारंपरिक तरीका है। लकड़ी को प्रिजर्वेटिव के घोल में कुछ देर डुबोकर रखना, डिपिंग। या फिर एक टैंक में गर्म प्रिजर्वेटिव हो, एक में ठंडा, और लकड़ी को बारी बारी से दोनों में डाला जाए। हॉट एंड कूल ट्रीटमेंट। और सबसे असरदार तरीका कौन सा है? सबसे असरदार तरीका है दबाव के साथ प्रिजर्वेटिव को लकड़ी के रेशों के अंदर तक पहुंचाना, इंजेक्ट करना, इंजेक्शन अंडर प्रेशर। हाँ। याद है हमने कहा था 6 से 25 mm अंदर तक जाना चाहिए। हाँ। वो इसी दबाव वाले तरीके से सबसे अच्छे से होता है। इन दबाव वाले तरीकों को एम्प्टी सेल प्रोसेस कहते हैं। एम्प्टी सेल प्रोसेस, जिसके अंदर लॉरी या रोपिंग प्रोसेस आते हैं। और जो बिना दबाव वाले तरीके हैं, उन्हें वॉचरी प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, एम्प्टी सेल और वॉचरी प्रोसेस, ठीक है। चलिए, लकड़ी कट गई, उसे बचा भी लिया प्रिजर्वेटिव लगाकर, लेकिन फिर भी कई बार हम देखते हैं कि लकड़ी में गांठें सी होती हैं या कोई तख्ता थोड़ा मुड़ा हुआ सा लगता है। ये क्या चीजें? क्या ये लकड़ी के दोष या डिफेक्ट्स कहलाते हैं? बिल्कुल, ये लकड़ी में पाए जाने वाले दोष यानी डिफेक्ट्स हैं। और स्रोत इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटता है, इस आधार पर कि ये दोष पैदा कैसे हुए, इनकी वजह क्या है। अच्छा, 4 वजह। 4 वजह। हाँ। पहली वजह क्या है? पहली वजह है सीजनिंग, मतलब लकड़ी को सुखाने की प्रक्रिया में हुई कोई गड़बड़ी। डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। सुखाने में गड़बड़ी कैसे? अगर लकड़ी को सुखाते समय हवा का बहाव, तापमान, नमी, इन सब को ठीक से नियंत्रित न किया जाए तो लकड़ी एक समान रूप से नहीं सिकुड़ती। कोई हिस्सा ज्यादा सिकुड़ जाता है, कोई कम। और इस ऊपर नीचे सिकुड़न से क्या होता है? लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। लकड़ी में अलग अलग तरह की विकृतियां आ जाती हैं। जैसे अगर वो अपनी लंबाई में धनुष की तरह झुक जाए तो उसे बो कहते हैं। बो, धनुष जैसा। हाँ। अगर वो अपनी चौड़ाई में कप जैसी मुड़ जाए तो उसे कप कहते हैं। कप? अच्छा। हाँ। अगर वो इस तरह से ऐंठ जाए, जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं, तो वो ट्विस्ट है।
ट्विस्ट, समझ गया। वार्प शब्द किसी भी तरह की विकृति के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मतलब लकड़ी का अपनी सही शक्ल से बिगड़ जाना। और क्रुक भी एक तरह का मुड़ना ही है किनारे की तरफ। ये सब असल में लकड़ी के असमान सिकुड़न के ही अलग-अलग रूप है। मतलब अगर कोई लकड़ी का तख्ता जमीन पर रखने पर सीधा ना बैठे, हिलता रहे, तो शायद इन्हीं में से किसी दोष का शिकार है वो। बिल्कुल संभव है। ठीक है, तो ये हुई सुखाने की गड़बड़ी। दूसरी वजह क्या है दोषों की? दूसरी वजह है रूपांतरण, यानी लकड़ी की कटाई या चिराई के दौरान हुई गलतियां, डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। ये वो दोष हैं जो लकड़ी को काटते या संभालते समय इंसानी गलती से या मशीन की किसी खराबी से आ जाते हैं। अच्छा, मतलब ये मैनमेड एरर हैं। हाँ, कह सकते हैं। जैसे वेन, आपने देखा होगा कभी-कभी कटे हुए तख्ते के किनारे पर लकड़ी की गोल सतह का थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है। हाँ, देखा है। उसे वैन कहते हैं। डायगनल ग्रेन, जब आरी लकड़ी के रेशों के समानांतर न चले बल्कि तिरछी कटाई कर दे। टॉर्न ग्रेन, कटाई करते समय अगर कोई औजार जोर से लकड़ी पर गिरे या टकराए तो सतह पर एक गड्ढा सा बन जाता है। चिपमार्क। काम करते समय किसी नुकीले औजार जैसे छेनी वगैरह से लकड़ी के रेशे उखड़ जाएं। ये तो हुई प्रोसेसिंग की गलतियां। तीसरी वजह, क्या ये प्रकृति से जुड़ी है? बिल्कुल। तीसरी श्रेणी है प्राकृतिक शक्तियों के कारण दोष, डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। ये वो दोष हैं जो पेड़ के जीते जी या कभी-कभी कटने के बाद भी मौसम, तेज हवा, पानी, तापमान में बदलाव जैसे प्राकृतिक कारणों से पैदा होते हैं। इसमें क्या-क्या आता है? इसमें सबसे आम है शेक्स। शेक्स असल में लकड़ी में पड़ी दरारें या क्रैक्स होती हैं। दरारें? ये कैसे बनती हैं? ये पेड़ के अंदरूनी तनाव की वजह से या कभी बाहरी तेज हवा या चोट लगने से बन सकती हैं, और ये भी कई तरह की होती हैं। कप शेक, ये दरार एनुअल रिंग के साथ साथ कप के आकार में बनती है। हार्ट शेक, ये दरार पेड़ के केंद्र मतलब हार्टवुड से शुरू होकर बाहर की तरफ जाती है। रिंग शेक, ये कप शेक जैसी ही है पर पूरी एनुअल रिंग के चारों ओर होती है। स्टार शेक, ये छाल से शुरू होकर अंदर की तरफ तारे की किरणों जैसी फैलती है। रेडियल शेक, ये केंद्र से बाहर की तरफ त्रिज्या की दिशा में जाती है। ये अक्सर पाला पड़ने से होती है, इसलिए इसे फ्रॉस्ट शेक भी कहते हैं। बाप रे, इतनी तरह की दरारें! और ये सब लकड़ी को कमजोर करती होंगी। हाँ बिल्कुल, ये लकड़ी के रेशों को अलग कर देती हैं जिससे उसकी ताकत कम हो जाती है। और क्या प्राकृतिक दोष होते हैं? एक होता है ट्विस्टेड फाइबर्स। जब कोई पेड़, खासकर जब वो जवान होता है, तेज हवाओं के कारण बार बार एक ही दिशा में मुड़ता है तो उसके रेशे स्थायी रूप से ऐंठ जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। अच्छा। ऐसी लकड़ी को फिर काटना और उससे तख्ते बनाना मुश्किल होता है क्योंकि रेशे सीधे नहीं होते। इसलिए कई बार ऐसी लकड़ी को पूरा का पूरा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे खंबे या पाइल बनाने में। और एक और दिलचस्प दोष है ड्रक्सीनस। इसमें होता यह है कि पेड़ के अंदर किसी पुरानी चोट या बीमारी की वजह से लकड़ी सड़ने लगती है और सफेद धब्बे बन जाते हैं। पर पेड़ बढ़ता रहता है और ऊपर से नई स्वस्थ लकड़ी की परत उन धब्बों को ढक लेती है। तो बाहर से पता नहीं चलता? बाहर से शायद ना पता चले, पर अंदर वो सड़ा हुआ हिस्सा मौजूद होता है। ये एक तरह से पेड़ के पुराने जख्म का निशान है। और गांठें? लकड़ी में गांठें तो बहुत आम है, वो भी दोष है। हाँ, नॉट यानी गांठ भी एक प्राकृतिक दोष ही है। पर वो बनती कैसे है? जब पेड़ की कोई टहनी, कोई डाली टूट जाती है या काट दी जाती है तो पेड़ उस जगह को भरने की कोशिश करता है। पोषण वहां पहुंचता रहता है और धीरे धीरे वहां लकड़ी का एक सख्त गहरे रंग का उभार बन जाता है। वही गांठ है। पर ये तो लकड़ी का हिस्सा है, फिर दोष क्यों? क्योंकि ये लकड़ी के रेशों के सीधेपन को भंग कर देती है। गांठ वाली जगह पर लकड़ी नॉन होमोजीनियस हो जाती है और इस वजह से वो उस जगह पर कमजोर हो जाती है। दिखने में गांठें शायद अच्छी लगें, कुछ लोग इसे कैरेक्टर कहते हैं, पर स्ट्रक्चर के लिहाज से ये कमजोरी है। अच्छा, आज पता चला कि गांठ सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि लकड़ी की एक कमजोरी है। गांठें भी अलग अलग तरह की होती हैं क्या? हाँ, कई तरह की होती हैं। जैसे कोई गांठ ढीली हो सकती है, लूज नॉट, कोई लकड़ी के साथ कस के जुड़ी होती है, टाइट नॉट, कोई जिंदा टहनी से बनी होती है, लाइव नॉट, कोई सूखी टहनी से, डेड नॉट, कोई तो अंदर से सड़ने भी लगती है, डिकेड नॉट। समझ गया।
चौथी और आखिरी वजह क्या बताई गई थी दोषों की? चौथी श्रेणी स्रोत में बताई गई है फंगाई के कारण दोष, डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगाई। हालांकि इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया। पर फंगस तो लकड़ी की जानी दुश्मन है। हाँ बिल्कुल, फंगस यानी फफूंदी लकड़ी को अंदर ही अंदर खाकर उसे पाउडर जैसा बना सकती है, उसे सड़ा सकती है और बिल्कुल कमजोर कर सकती है। जो हमने परिरक्षण की बात की थी ना, हाँ, उसका एक बड़ा मकसद इसी फंगस से लकड़ी को बचाना भी है। तो हमने आज लकड़ी के पूरे सफर को एक तरह से देख लिया, कैसे सही कटाई से उसकी ताकत और रूप तय होता है, कैसे परिरक्षण उसे लंबा जीवन और टिकाऊपन देता है, और कैसे अलग अलग तरह के प्राकृतिक और प्रक्रिया से जुड़े दोष उसकी क्वालिटी पर असर डाल सकते हैं। ये सब जानना लकड़ी को चुनने और इस्तेमाल करने वालों के लिए कितना जरूरी है। निश्चित रूप से इन बारीकियों को समझने से ही हम लकड़ी का सही चुनाव कर पाते हैं। हम जान पाते हैं कि किस काम के लिए कौन सी लकड़ी बेहतर रहेगी, उसकी अपनी सीमाएं क्या हैं और उसकी ताकतें क्या हैं। हर प्रक्रिया, हर विशेषता, हर दोष की अपनी एक कहानी है जो लकड़ी हमें बताती है। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हमने देखा कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स पर्यावरण के लिए शायद उतने अच्छे नहीं हैं, और लकड़ी की प्रोसेसिंग में उसे काटना, सुखाना, ट्रीट करने में ऊर्जा भी लगती है। हाँ, ये आजकल एक बड़ा मुद्दा है। तो भविष्य में टिम्बर इंजीनियरिंग कैसे संतुलन बनाएगी? मतलब बेहतरीन प्रदर्शन और मजबूती भी चाहिए, लेकिन साथ में हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, सस्टेनेबिलिटी का भी। ये बिल्कुल सही सवाल है। क्या हम ऐसे प्रिजर्वेटिव्स बना पाएंगे जो पूरी तरह सुरक्षित भी हों और उतनी ही असरदार भी, या लकड़ी को प्रोसेस करने के ऐसे तरीके खोज पाएंगे जिनमें कम ऊर्जा लगे और बर्बादी भी कम हो? हाँ, इस पर सोचने की जरूरत है। शायद यही टिम्बर इंजीनियरिंग का अगला बड़ा चैलेंज हो सकता है। खैर, आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। उम्मीद है लकड़ी की इंजीनियरिंग की ये दुनिया आपको भी दिलचस्प लगी होगी।